ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, कल रात 9:51 पर एम्स में आखिरी सांस उन्होंने ली। अब उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका बचपन संघर्षों में बीता, पाकिस्तान से बंटवारे के बाद विस्थापित होकर भारत आए, माँ नहीं थी, दादा दादी के साथ पले बड़े, लालटेन की रोशनी में अपनी पढ़ाई शुरू की, ऑक्सफोर्ड तक का जो सफर है वो तय किया। आप सोचिए, संघर्ष के जीवन से निकलकर यूएन में आर्थिक मामलों के अधिकारी बन गए, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में सलाहकार बने, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे, यूजीसी में भी चेयरमैन, राज्यसभा का सदस्य उनको चुना गया, देश के वित्त मंत्री बने 1991 में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे 1998 से 2004 तक, और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी साल अप्रैल में रिटायरमेंट उन्होंने लिया, यानी कि संसद को उन्होंने अलविदा कहा। वो उस वक्त की तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब व्हीलचेयर पर बैठे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको नजर आए होंगे। तो तकरीबन 5 दशकों से ज्यादा का अनुभव उनके पास रहा लुटियंस दिल्ली में रहने का। लेकिन उसके बावजूद जिससे भी आप बात करेंगे, आपको एक बात डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जरूर सुनाई पड़ेगी कि वो सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे। कभी भी इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जो सत्ता की एक हनक आजकल आप राजनेताओं में देखते होंगे, एक घमंड, एक गुरूर सत्ता का जो रहता है, वो कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व में नहीं झलका। और जो एक विश्वास का रिश्ता गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में था, वो हमेशा कायम रहा। प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कैसे रेस्पेक्ट करना है, कैसे बातों को समझना है, फैसलों में कैसे गांधी परिवार से भी बातचीत करनी है, सोनिया गांधी से कैसे समन्वय बरकरार रखना है, ये सब कुछ मनमोहन सिंह ने करके दिखाया। और आज उसी की मिसाल की चर्चा इस देश में की जा रही है उनके जाने के बाद, देश को अलविदा कह जाने के बाद। और समीर जी, इस पहलू पर चर्चा करना भी जरूरी। अर्थशास्त्री महान थे, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या काम उन्होंने किए, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश के लिए किए, कैसे न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ की, यूपीए को चलाया, तमाम दबावों के बावजूद अपनी सरकार को चलाया, ये सब कुछ एक अलग बात। लेकिन उनका सरल व्यक्तित्व भी तो कुछ कहानी बयां करता है ना, कैसे हमेशा वो सरल सौम्य रहे। सत्ता की हनक जैसे आज के राजनेताओं पर चढ़ती है, उन पर कभी देखने को नहीं मिली। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहज सरल तो थे ही, वो हार्मलेस भी थे राजनीति में किसी के लिए। देखिए, राजनीति में ये एक बड़ा मैटर होता है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो राजनीति में वो आपके लिए कब खतरा बन जाए। और जब सोनिया गांधी ने 1998 में जब कांग्रेस की कमान संभाली, जब सीताराम येचुरी को भगाया गया और सोनिया गांधी को कमान दी गई, और जिस तरीके से कांग्रेस तमाम तरह के सोनिया गांधी का विरोध से चल रहे थे कि शरद पवार ने विरोध कर दिया था, उसके तारिक अनवर उनके साथ चले गए थे, पीके संगमा उनके साथ चले गए थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया का जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा से झगड़े के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस के अंदर भी एक सत्ता का संघर्ष चल रहा था। ऐसे समय में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस को संभाला तो उस समय सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि कौन है जो मुझे राजनीतिक रूप से हार्म करे, हार्मलेस हो, और जिसको मैं राजनीतिक रूप से सपोर्ट कर सकूं। तो मुझे लग रहा है कि जब सत्ता आई 2004 में और जब प्रधानमंत्री तय हुआ कि सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, तो उनके सामने तमाम बड़े कांग्रेस के उस समय नेता थे, प्रणब मुखर्जी थे, पी चिदम्बरम थे, उस समय अर्जुन सिंह जैसे नेता थे, और कई बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। लेकिन सोनिया गांधी ने अगर सीधे मनमोहन सिंह का नाम तय किया तो वो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो सीधे और सहज और सरल थे, वो इसलिए भी तय किया गया कि वो हार्मलेस थे। सोनिया गांधी जानती थी कि मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, मतलब मेरे पास चाबी रहेगी, और मैं जब चाहूंगी वो कुर्सी छोड़ देंगे, और उसके लिए वो कोई लॉबिंग नहीं करेंगे। और ये था भी उनका, मतलब जब उनको आप 10 साल का कार्यकाल देखेंगे तो कांग्रेस के प्रति समर्पण रहा, सोनिया गांधी के प्रति उनका जो समर्पण रहा। वो अक्सर कहते थे कि भाई राहुल गांधी जब चाहेंगे वो आ सकते हैं, वो मंत्री बनना चाहे तो आ जाए, वो प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं खुशी खुशी उनके लिए अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा हार्मलेस व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतने पदों पर रह के पहुंचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऊपर, मुझे लग रहा है भारतीय राजनीति में शायद कोई दूसरा नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा भी हो, इतने पदों पर रहने के बाद देश के शीर्ष पद पर पहुंचा हो। तो मनमोहन सिंह की बहुत खूबियां थी। पार्टी के अंदर एक समर्पित कार्यकर्ता वो रहे, पार्टी से जुड़े रहे। और सोनिया गांधी ने तो पार्टी के अंदर देखा है कि किस तरीके से लोगों ने, राजीव गांधी ने जिनको सपोर्ट किया, वो कैसे पार्टी से दगा उन्होंने की, चाहे वो
वीपी सिंह हो, चाहे वो अरुण नेहरू हो, तमाम तरह की चीज़ों को सोनिया गांधी देखकर राजनीति में आई थी। तो सोनिया गांधी के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था और मुझे लग रहा है मनमोहन सिंह उसमें खरे उतरे। कभी ऐसा नहीं लगा 10 साल में कि वो सोनिया गांधी की सत्ता को चुनौती दे रहे हो, या वो पार्टी के अनुशासन से बाहर जा रहे हो, या वो मंत्रिमंडल चुनने में या कोई निर्णय लेने में अपने मन की कर रहे हो। जब एक देश का प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा वित्त मंत्री खुद रहा हो, जब वित्त मंत्री तक वो अपने मन से 2 बार तय नहीं कर सकता हो, तो समझ में आता है कि वो सत्ता मतलब किस तरीके से वो एक कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने 10 साल के अंदर जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके दोनों वित्त मंत्री जो रहे, जसवंत सिंह रहे और यशवंत सिन्हा रहे, दोनों मनमोहन सिंह से मिलने गए थे और कई मामलों में उन्होंने मनमोहन सिंह से सलाह ली थी। तो ये बताता है कि उनका जो नॉलेज था, वित्त मंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो योगदान था, सत्ता बदलने के बाद भी कोविड के टाइम पर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी, तब भी 3 सुझाव उनकी तरफ से आज की सरकार को दिए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को दिए गए थे कि कैसे देश में आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन रही बात उनकी लॉयल्टी की, उनकी सहजता की, तो हर्षवर्धन जी हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहा भी करते थे कि उनकी लॉयल्टी किसी शख्स के साथ नहीं है, उनकी लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ये लॉयल्टी शब्द कितना भारी भरकम है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में समझिए ना। आज थोड़ी ही दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए किसी पद पर किसी को बिठा दिया जाए, बाद में उस पद से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल देखें हमने बिहार और झारखंड में भी। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहा जाता है कि जो प्रचारक है या स्वयंसेवक है, उसको आज जो कहा जा रहा है, जो जिम्मेदारी दी जा रही, जिसको दायित्व कहते हैं, तो वो दायित्व तो आज है, कल नहीं है। ये आमतौर पर कहना तो बड़ा आसान होता है। संघ में भी अब कितने लोग इसका पालन पूरी तरह से कर पाते होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल करियरिस्ट है, इसको अगर देखें तो जो अपनी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ अपनी बुक में उन्होंने लिखा भी है, अपने संदर्भों में उन्होंने लिखा है कि मुझे जो मिला सब मेरी शिक्षा की वजह से मिला है। लेकिन जब हम लॉयलिस्ट शब्द कहते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि शायद मनमोहन सिंह जी जो कहे कि कांग्रेस के प्रति मेरी लॉयल्टी है, ये भी थोड़ा सा जिसको कहें कि और ज्यादा इसको गहरे जाने की जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने काम के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे। कई लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो ये पोस्ट मिली, फलाना वाली मिल जाती, कहीं कोई काम मिला तो कहे इसके ऊपर वाली पोजीशन मिल जाती। लेकिन आपको जो पद मिला है उस पर अपना ऑप्टिमम, मैक्सिमम आपको प्रेजेंट करना, ये करना और उसको चुपचाप कर देना, यानी आपका काम जो बोलता है वो मनमोहन सिंह करके दिखाते। अगर आपकी कोई एक यूएसपी है तो आपको इंदिरा गांधी भी पूछेंगी, आपको चंद्रशेखर भी पूछेंगे, आपको राजीव गांधी भी पूछेंगे, आपको सोनिया गांधी भी पूछेंगे, और तो और आपको नरेंद्र मोदी भी पूछेंगे। तो ये इसको आप समझिए, यानी आपकी कोई यूएसपी है क्या? आप जीवन में किसी एक काम के लिए किसी के उपयोग आ सकते हैं क्या? राजनेता के तौर पर उनको लोग कहते हैं कि बहुत कुछ नहीं, लेकिन राजनेता के तौर पर क्या होता है, थ्रेट नहीं हो आपके, जिसको कहें कि बॉडी लैंग्वेज से, आपके व्यवहार से सामने वाले को थ्रेट नहीं महसूस हो। कभी सोनिया जी को वो थ्रेट नहीं महसूस हुई, उनको लगा कि ठीक है, और वो अपना काम पूरी तरह से करते रहे। तो मुझे लगता है यूएसपी अपनी एक बनाकर रखना, अगर उनके जीवन संदर्भों से सीखना है तो किसी को थ्रेट नहीं देना, लेकिन जब कोई काम मिल गया तो उसको पूरी जिम्मेदारी से करना, और उसमें ये नहीं देखना सही सलाह देखते हुए कि वो आपके साथ का व्यक्ति है, आपका विरोधी व्यक्ति है। अगर आपको लगता है कि इससे किसी का भला हो सकता है तो वो राय, वो सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन कैसे संभव हो पाता है? क्या जो स्ट्रगल किए मनमोहन सिंह ने अपने बचपन में, जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया, बाहर पढ़ने गए, स्कॉलरशिप गए, लेकिन उस वक्त भी आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं थी कि ठीक से वहां पर गुजर बसर कर पाए, क्या इसका रिफ्लेक्शन आज के उनके जीवन पर हमें देखने को मिला? और यही वजह है कि कभी ना घमंड किया उन्होंने, ना थ्रेट बने जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं किसी के लिए, और अपना काम करते रहे चुपचाप एक मन मुस्कान के साथ। देखिए, हम लोग एक लाइन कहा करते हैं अक्सर, विद्या ददाति विनयम। तो विद्या से विनय मिलते हैं, उसका एक उदाहरण के तौर पर आप मनमोहन सिंह को देख सकते हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लॉयल्टी का फैक्टर भी है, ये नहीं करा कि कांग्रेस के साथ लॉयल्टी नहीं थी, गांधी परिवार के साथ भी उनकी लॉयल्टी थी। लेकिन वो जो हर्ष जी ने बात की ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो काम मिला उसे ईमानदारी के साथ करना, पूरी ताकत के साथ करना, और उस पर लगे रहना, और हमेशा ये तकलीफ में रहना कि नहीं आज मुझे ये बना दिया है तो कल बनना तो मुझे ये था। सबसे हमारा संकट सबसे बड़ा ये होता है कि जो मिलता है ना उससे संतुष्ट नहीं है। मनमोहन सिंह को जो मिला है उससे वो संतुष्ट रहते हैं, और उस पर भी संतुष्ट ही नहीं रहते, उस पर जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट एफर्ट करते हैं। 2 कंट्राडिक्शंस मैं आपको बताता हूँ गांधी फैमिली का।
जिसका चर्चा नहीं होती, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, तो एक कोई नोट जो है उन्होंने रखा था राजीव गांधी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, और उस पर राजीव गांधी नाराज हो गए थे, मजाक भी उनका उड़ाया था कि ये ठीक नहीं, क्योंकि राजीव गांधी एक नए ज़माने के कंप्यूटर वाले और अर्बन डेवलपमेंट पर हिंदुस्तान को एक नई चमक वाला देश बनाने के थे, और वो किसानों और गरीबों के फोकस पर एक नोट बनाकर लेकर गए थे मनमोहन सिंह। हाँ, तो उस पर वो काफ़ी नाराज भी हुए थे, और अगले दिन कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे बात की कि भाई व्हाट हैपेंड टू यस्टरडे योजना आयोग मीटिंग, समथिंग लाइक दैट। तो उनको नो, दीज आर द पैक ऑफ जोकर्स, ये राजीव गांधी जी ने कहा था। ये मैं आपको उस नोट पर कमेंट के तौर पर मीडिया में, ठीक है। अब दूसरी बात, आज देखिए कि जो कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है गांधी परिवार का और कांग्रेस की लॉयल्टी का, उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आज वो नहीं है मनमोहन सिंह जी, और उनका जो पार्थिव शरीर है कल कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। मुझे याद आता है कि इससे पहले जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे वो थे नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी के गुरु की तरह से थे, और दिग्विजय नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा वो था व्यक्तित्व, मनमोहन सिंह से भी बड़ा व्यक्तित्व के तौर पर, राजनीति के तौर पर भी, लेकिन उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस दफ्तर नहीं ले जाया गया। ये कंट्राडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके रेफरेंसेस जो भी निकालें उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। और उनका जो अंतिम जो समाधि जैसा कहना चाहिए वो उनके 10 साल बाद बनी है दिल्ली में, ठीक है। 2004 में उनकी डेथ हुई थी, दिसंबर शायद 23 दिसंबर की बात है वो भी, तो उस समय डेथ हुई थी, और उसके 10 साल बाद बनी। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उस प्रधानमंत्री का जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मनमोहन सिंह तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो संगठन के तौर पर भी वो अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा गया। ये मैं इसको कहता हूँ अच्छी बात है कि भूल सुधार कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में ले जाया जा रहा है। फर्क था वो तो, मतलब नरसिम्हा राव ने जिस तरीके से सोनिया गांधी के साथ ट्रीटमेंट किया था, जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जिस तरीके से सोनिया गांधी का आरोप था, मैं ये कह रहा हूं कि लॉयल्टी को फैक्टर को उस चीजों को लेकर दोनों में जो तनातनी रही कि लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष वो रहे हैं, मैं केवल घटना का जिक्र कर रहा हूं। तो ये अच्छी बात है कि लॉयल्टी का टेस्ट तब भी तो हुआ जब 2006 में न्यूक्लियर डील करने जा रहे थे और डील की अमेरिका के साथ, और जब लेफ्ट ने अपना हाथ खींचा तो उस वक्त भी तो बहुत सारी ऐसी खबरें थी ना कि सोनिया गांधी नहीं, लेकिन सोनिया गांधी को उन्होंने कन्विंस, सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। और सोनिया गांधी थोड़े दिन साथ थी, लेकिन जब ये हो गया कि ये सरकार ही गिर जाएगी, संकट में आ जाएगी, क्योंकि जो उनके लेफ्ट थॉट के जो भी एडवाइजर थे, जिनका जिक्र हम एनएसी के तौर पर भी करते हैं, लेफ्ट पार्टी तो वहाँ पर सपोर्ट ही कर रही थी उसको, सरकार को, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये देश के खिलाफ है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी को कन्विंस किया। लेकिन क्या हुआ, आखिरी बात बता रहा हूँ, मैं उस सरकार को देख रहा था कि ये हो गया कि लेफ्ट पार्टी विड्रॉ कर लेगी तो ये सरकार गिर जाएगी। तो सोनिया गांधी जी भी थोड़ा सा बैकआउट कर लिया कि सरकार गिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह अड़ गए कि अच्छा सोनिया सरकार नहीं गिरानी तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन मैं इसके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं भारत के लिए बड़ी बात। अच्छा, इसको समझिए, भारत के लिए क्यों बड़ी बात थी, किसी को आज समझ में आ रहा है क्या कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो डील थी उसका क्या मतलब था? आप समझिए कि 1974 में जब इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस हो गए थे यूएस की तरफ से, और दुनिया की जो न्यूक्लियर ग्रुप है उसमें हमारी एंट्री नहीं थी। हम न्यूक्लियर टेस्ट करके भी न्यूक्लियर जो जमात है ना उससे बाहर थे। हमें एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, वो जापान हो, अमेरिका हो, उसमें हम नहीं थे। उस न्यूक्लियर डील की वजह से 2006 में जॉर्ज बुश के साथ उन्होंने अमेरिका जाकर वो डील की थी, उसको तो फाइनली बिल तो बाद में 2008 में आया, तो उसको किया, और उसके बाद वो जो दरवाज़ा बंद था न्यूक्लियर ग्रुप का वो भारत के लिए खुल गया, और उससे एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। और इसलिए शायद मनमोहन सिंह वहाँ अड़ गए, और फाइनली सोनिया जी ने उनको सपोर्ट किया, और जो भी राजनीतिक व्यवस्था करनी थी वो मनमोहन सिंह जी के बस का काम तो नहीं था, जिसका जिक्र हुआ कि मनमोहन सिंह जी कैसे आए, मुलायम सिंह जी कैसे आए, और जो अमर सिंह जी की क्या भूमिका रही, और 19 वोट कैसे मिले। लेकिन वो एक बड़ी बात थी, मनमोहन सिंह उस समय अड़ गए थे, और सोनिया गांधी को फाइनली उनको सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन उस वक्त काफी आलोचनाएं हुई थी हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से सरकार बचाई गई थी। बेशक कहें कि मुलायम सिंह यादव ने सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी, कि वोट को खरीदने की बात,
सांसदों को खरीदने की बात, इन तमाम आरोपों को सदन के अंदर टैकल किया था और उस वक्त विपक्ष में बैठे हुए पुरोधा लोग थे, सुषमा स्वराज जैसे लोग थे, इन लोगों को उन्होंने हैंडल किया। देखिए, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह के राजनीतिक पक्ष पर जब जाएंगे तो कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बात करते हुए असहजता होती है। जब विजय जी कहते हैं कि शंकर जी की बारात थी, तो फिर ढेर सारे घोटाले जो उनके मंत्रियों ने किए उसकी भी बात होगी। जब हम कहेंगे तो वोट फॉर कैश कांड, क्या बोलते थे सर, वोट कैश फॉर वोट, तो वो भी एक चर्चा में रहता है। हमेशा वो चर्चा उसकी होती है कि वो क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। और ये नहीं हो सकता ना कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, जैसे जब जो उनको नरसिम्हा राव ने कहा था कि आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सफल हो गए, ये आपका सुधार सफल हो गया, तो श्रेय तो हम दोनों को जाएगा, असफल हुए तो आपका श्रेय होगा। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऐसा नहीं होता। भले एनएसी काम कर रही थी, भले सब कुछ सोनिया गांधी जी की अगुवाई में, सोनिया गांधी जी की देखरेख में हो रहा था, लेकिन वो सब कुछ जो सोनिया गांधी जी की अगुवाई वाली कहें कि सीधे भले नहीं रिपोर्ट करती हो, लेकिन जो कैबिनेट उस समय मनमोहन सिंह की, उसके जो कहें कि एक गलत काम कह लें या कहें कि जो आरोप लगते रहे गंभीर, उन सब का भी जिम्मा उनके ऊपर रहा। लेकिन उसके बावजूद निजी बात व्यवहार में मनमोहन सिंह ने उसको बचा कर रखा और सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी उनके जो बयान रहे वो उसी तरह से रहे। और उन्होंने जो कहा कि इतिहास शायद आज के समय से, यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय से ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें देखेगा। और बड़ा वायरल है ना वो सुषमा जी के साथ वो जो एक शेरो शायरी वाला उनका है। तो कई बार ये भी लगता है ना कि हम सदन में ऐसे दृश्य फिर से देखें, और उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी ये समझना पड़ेगा, सरकार को भी ये समझना पड़ेगा। जब हम लोग कभी किसी के जाने पर उसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे जो काम है उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा वो भी याद करें कि वो अच्छे क्यों रहे। सदन का माहौल बेहतर हो, अच्छे तरीके से बातचीत हो, चर्चा हो, विरोध भी जमकर हो, लेकिन इशू बेस्ड हो, यहां तक बात पड़ेगी तो शायद फिर थोड़ी ठीक से श्रद्धांजलि हम अपने जो नायक रहते हैं उनको दे पाएंगे। और जो मनमोहन सिंह ने किया वित्त मंत्री के तौर पर, उसको अटल जी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और राहुल गांधी ने चूंकि कहा, ये चूंकि ये लाइन में जोड़ना जरूरी समझता हूं, उन हर जगह अखबार में छपा है कि वो हमारे मेंटोर और गाइड थे। भाई साहब, अगर वो आपके मेंटोर और गाइड थे तो कृपा करके, जब जिसको कहते हैं ना कि ज्ञान लेने की बात आती है, अडानियों अंबानियों की लाइन अगर इस देश में लग गई तो इसीलिए क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री ने नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री के समय में देश के आर्थिक बाजार को खोल दिया और सबके लिए अवसर दे दिए। आज कोई भी अडानी अंबानी बन सकता है।